हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपका यूनियन टेरिटरीज पढ़ने वाले हैं। यानी हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि हमारे केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कैसे हुआ था, आखिर केंद्र शासित प्रदेश के गठन के कारण क्या थे, आखिर हमने भारत में क्यों 8 अपने यूनियन टेरिटरी को बनाया है। फिर हम लोग जानेंगे कि आपके संघ क्षेत्र, यानी इसे हम लोग संघ क्षेत्र भी बोलते हैं, संघ क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होता है, और जितने भी सारे हमारे इसमें आर्टिकल्स होंगे उसको भी आज देखेंगे। तो आपको बता दें कि जो हमारा यूनियन टेरिटरीज है, यानी जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, वह हमारे संविधान के भाग 8 में यानी 8 में पढ़ना है। कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, किस आर्टिकल्स में पढ़ना है, तो वो आपका आर्टिकल कौन हो जाएगा आपका आर्टिकल्स कौन हो जाएगा, आर्टिकल 239 से लेके आर्टिकल 242 तक हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार आपको देखिए इतने सारे आर्टिकल्स को बस पढ़ना है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कोई लेंदी टॉपिक नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल 239 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 239 ए में क्या बताया गया है, आर्टिकल 239 ए, फिर आर्टिकल 239 ए बी, आर्टिकल 239 बी, आर्टिकल 240 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 241 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 242 में क्या बताया गया है। तो ये सारी बातें हम लोग आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने आपको एक बताया कि हम लोग आज केंद्र शासित प्रदेश को पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते क्या है। तो ये हमारे कुछ ऐसे डिफिकल्ट एरिया होते हैं जो कि क्या होते हैं, हमारे डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में होते हैं। जैसे आप लोग क्या देखते हैं कि हमारे राज्य में जनरली क्या होते हैं, सीएम होते हैं, गवर्नर होते हैं, जो कि वहाँ के प्रशासन को संचालित करते हैं। लेकिन जो हमारे यूनियन टेरिटरीज होते हैं, यानी जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, आपका चंडीगढ़ हो गया, ये सारे केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनका जो शासन होगा वह डायरेक्ट किसके कंट्रोल में होगा, तो हमारे सेंटर के कंट्रोल में होगा, और वो राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है इनका शासन। तो सबसे पहले हम लोग वही लिखते हैं कि हमारे यूनियन टेरिटरी होते क्या है, यानी हमारे यूनियन टेरिटरी होते क्या है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा यूनियन टेरिटरीज। अब ये होते क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एक मतलब क्या होता है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अपने यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, तो इसके बारे में लिखना है ये क्या होते हैं और इसके लिए क्यों विशेष व्यवस्था की जाती है, वो सारी बातें बताएंगे। तो इसके बारे में लिखिएगा, यह कुछ ऐसे डिफिकल्ट एरिया होते हैं जो कि हमारे सेंटर के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, यह ऐसे डिफिकल्ट एरिया होते हैं जो सीधे क्या होते हैं, आपके जो सीधे सेंटर के कंट्रोल में होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, जो सीधे सेंटर, सीधे बोल लीजिए या डायरेक्ट बोल लीजिए, जो डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में होते हैं, जो डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में होते हैं। तो सबसे पहले पता चल गया कि मैम हमारा यूनियन टेरिटरी क्या होता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश होते क्या है। तो हमने आपको क्या बताया कि ये ऐसे डिफिकल्ट एरिया होते हैं जो कि क्या होते हैं, हमारे डायरेक्ट किसके कंट्रोल में होते हैं, तो सेंटर के कंट्रोल में होते हैं, यानी यह हमारे केंद्र के सीधे नियंत्रण में होते हैं। इसलिए इसके नाम में ही क्या आपको बताया गया है, केंद्र शासित प्रदेश, यानी जिस पर किसका शासन हो रहा है, हमारे केंद्र द्वारा वह संचालित किया जा रहा है, शासित किया जा रहा है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरी कहते हैं। तो आपको यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश का मतलब समझ में आ गया कि मैम यह हमारे कुछ ऐसे डिफिकल्ट एरिया होते हैं जो कि हमारे सेंटर के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं, इसलिए इससे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो अब आपको बता दें कि हमारे वर्तमान में भारत में 28 राज्य है तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो थोड़ा सा अब हम लोग क्या करते हैं कि इस केंद्र शासित प्रदेश के थोड़ा सा हिस्ट्री को जान लेते हैं कि आखिर केंद्र शासित प्रदेश के गठन के कारण क्या थे और इसका हिस्ट्री क्या रहा था, थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है।
तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों का गठन, यहाँ पे लिखिए, जो हमारा हेडिंग होगा, केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कैसे हुआ था। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अपने केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के थोड़ा सा हिस्ट्री को जानते हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको चीजें सुनना होगा, समझना होगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसे लिखेंगे। तो केंद्र शासित प्रदेशों का गठन, तो ये जो आपका बुक है, ये जो आपका एम लक्ष्मीकांत बुक है, इसमें जो भी बातें आपका बताया गया है केंद्र शासित प्रदेशों का गठन, उसी को हम क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पर बोर्ड पर बता रहे हैं, और उसी को हम लोग क्या करेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो देखिए, आपके केंद्र शासित प्रदेशों का गठन का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, आपकी यूनियन टेरिटरी के हिस्ट्री में चलते हैं कि आखिर हमारे देश में यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए किसके दिमाग में आया था। तो आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ भारत पर अंग्रेज रूल कर रहे थे। तो जब भारत में हमारे अंग्रेज रूल कर रहे थे, तो अंग्रेजों को भारत में रूल करते समय ऐसा महसूस हुआ कि हमारे भारत में कुछ ऐसे डिफिकल्ट एरिया है जिनका जो शासन है वह क्या करना है, थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाता है, यानी डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, आपके 1874 में कुछ अनुसूचित जिले बनाए, यानी कुछ हमारे शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। तो देखिए, हमने आपको क्या बताया कि 1874 में अंग्रेजों ने कुछ क्या किया, अनुसूचित जिले बनाए। तो हमने क्या कहा कि आपके केंद्र शासित प्रदेशों का हिस्ट्री क्या रहा है। तो हमने कहा कि हमारे यहाँ पे जब अंग्रेज रूल कर रहे थे, तो रूल करते समय उन्हें पता चला कि हमारे भारत में कुछ ऐसे डिफिकल्ट एरिया है जिनका शासन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उस इसलिए उन लोगों ने क्या किया, आपके 1874 में कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए। तो यहाँ पे लिखिए, अंग्रेजों ने, यहाँ पे कैसे लिखे, अंग्रेजों ने 1874 में अंग्रेजों ने 1874 में कुछ अनुसूचित जिले बनाए। क्या बनाए आपके, अनुसूचित, यहाँ पे लिखिए, अंग्रेजों ने 1874 में कुछ अनुसूचित जिले बनाए। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि अब थोड़ा सा हम लोग अपने यूनियन टेरिटरी के हिस्ट्री पर चलते हैं कि आखिर ये केंद्र शासित प्रदेश बनाने का जो कंसेप्ट है वह कहाँ से आया। तो हमने कहा कि हमारे जो अंग्रेज थे, जब भारत में वह रूल कर रहे थे, तो 1874 में उन लोगों ने क्या किया, कुछ हमारे यहाँ पे अनुसूचित जिले बनाए गए, यानी यहाँ पे कुछ शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है। फिर इसी अनुसूचित जिले को बाद में क्या कहा जाता है, तो मुख्य आयुक्तीय क्षेत्र कहा जाता है। बाद में इसे मुख्य आयुक्तीय क्षेत्र कहा जाता है, इसे मुख्य आयुक्तीय क्षेत्र कहा जाता है। आयुक्तीय क्षेत्र कहा गया। ठीक है, क्षेत्र कहा गया। तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले तो 1874 में अंग्रेजों ने कुछ अनुसूचित जिले बनाए, फिर इसी अनुसूचित जिलों को बाद में क्या कहा गया, आयुक्त क्षेत्र कहा गया, मतलब मुख्य आयुक्तीय क्षेत्र बोला गया, मुख्य आयुक्तीय क्षेत्र बोला गया। अब क्या होता है कि फिर आपका देश आजाद हो जाता है, आजाद हो गया 1947 में। तो जब हमारा भारत देश आजाद होता है, तो स्वतंत्रता के बाद हमारे यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों का क्या इतिहास था, तो उसे जानते हैं। फिर क्या होता है कि आपके स्वतंत्रता के पश्चात आपको पता होगा कि हमारे भारत में राज्यों की 4 कैटेगरी बनाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात क्या किया जाता है, स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों की 4 कैटेगरी बनाई जाती है, राज्यों
की 4 कैटेगरी बनाई जाती है। ठीक है, बनाई जाती है। तो अब आपके राज्यों की जो 4 कैटेगरी बनाई गई थी, तो उसमें से किस कैटेगरी में हमारी यूनियन टेरिटरी को रखा गया था, वो हम बातें करते हैं, मतलब यहाँ पे जानते हैं। तो ए आपका बनाया गया था, बी बनाया गया था, सी बनाया गया था, डी। ये क्या थी, हमारे राज्यों की कैटेगरी थी। ए में आपके कौन से मतलब कि क्षेत्र आते थे, तो ए में आपका ब्रिटिश प्रोविंस आता था, ब्रिटिश प्रोविंस आता था। ब्रिटिश प्रोविंस क्या होते थे, यानी हमारे भारत में जब अंग्रेज रूल कर रहे थे, तो वह हमारे भारत के पूरे क्षेत्रफल पर कब्जा नहीं किए थे। लगभग हमारे भारत के 2/3 क्षेत्रफल पर क्या किए थे, वह कब्जा किए थे। लेकिन आपके 1/3 क्षेत्रफल पर क्या थी, देसी रियासतें थी, जिसे हम लोग प्रिंसली स्टेट कहते हैं। तो वही क्या है, आपके ए में क्या रखा गया, ब्रिटिश प्रोविंस, यानी ऐसे क्षेत्र जिस पर ब्रिटिशर्स का अधिकार था, उसको ए कैटेगरी में रखा गया। फिर आपके बी कैटेगरी में क्या रखा गया, तो देसी रियासतों को रखा गया। यहाँ पे लिख लीजिए, देसी रियासतों को रखा गया। ठीक है, और आपके सी वाले में क्या रखा गया, तो सी वाले में आपको रखा गया कमिश्नरी स्टेट। अब ये हमारे कमिश्नरी स्टेट क्या होते हैं मैम, तो जो हमारे अंग्रेज थे, वह कुछ क्षेत्रों पे, भारत के कुछ क्षेत्रों पर क्या करते थे, वहां पे कमिश्नर को नियुक्त करके वहां से टैक्स लिया करते थे। तो उसे हम लोग क्या कहते थे, कमिश्नरी स्टेट बोलते थे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कमिश्नरी स्टेट। और फिर डी वाले में आपका क्या रखा गया, यूनियन टेरिटरी को रखा गया, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी को रखा गया। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गया कि क्या होता है। स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों की 4 कैटेगरी बनाई गई थी, जिसमें से ए में किसको रखा गया, ब्रिटिश प्रोविंस को रखा गया, बी में किसे रखा गया, देसी रियासतों को रखा गया, सी में किसे रखा गया, कमिश्नरी स्टेट को रखा गया, और डी में किसे रखा जाता है, तो आपके यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया। तो ये बात हमने क्या कर दिया, आपको बता दिया। तो थोड़ा सा इसे अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमारा यूनियन टेरिटरी क्या था, उससे हमने बताया। फिर हमने क्या बताया कि अब इसके हमने थोड़ा सा हिस्ट्री को जानना स्टार्ट किया। तो हिस्ट्री हमने बताया कि अंग्रेजों ने जब भारत पर रूल स्टार्ट किया, तो उन्हें पता चला कि हमारे भारत में कुछ ऐसे डिफिकल्ट एरिया है जिनका जो शासन करना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो उन्होंने 1874 में क्या किया, कुछ अनुसूचित जिले बनाए, यानी कुछ शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट बनाए। फिर उसी अनुसूचित जिलों को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य आयुक्तीय क्षेत्र कहते हैं। फिर हमारा देश आजाद होता है। तो जब हमारा देश आजाद होता है, तो आजादी के बाद हमने राज्यों की 4 कैटेगरी बनाई थी, जिसमें से डी कैटेगरी में हमने क्या किया था, अपने यूनियन टेरिटरी को रखा था। लेकिन फिर होता क्या है, फिर यहाँ पे लिख लीजिए, आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है, और उसमें क्या किया जाता है, इन चारों राज्यों को आपस में मिलाकर 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए जाते हैं। उस समय पे जो भी हमारे 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे, वो सभी आज के डेट में क्या बन गए हैं, स्टेट बन गए हैं, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा उन्हें दे दिया गया है। तो उस समय पे क्यों उन्हें बोल सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, अभी क्यों नहीं बनाया गया, वो सारी बातें जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए कि 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इन चारों राज्यों को आपस में मिलाकर, यानी जो हमारे ए बी सी डी वाले राज्यों की कैटेगरी थी, इन चारों राज्यों को आपस में मिलाकर, आपस में मिलाकर आपके 14 स्टेट, यानी भारत में 14 स्टेट बनाए गए, 14 स्टेट तथा 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए, तथा 6 यूनियन टेरिटरी बनाया गया, टेरिटरी बनाया गया।
टेरिटरी बनाया गया, ठीक है। तो अब 14 स्टेट कौन कौन से थे उनका तो नाम आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, वो हम लोग कब पढ़ेंगे, जब पार्ट 1 पढ़ेंगे तब, ठीक है। लेकिन आपके 6 यूनियन टेरिटरी कौन कौन से उस समय पे बनाए गए थे उनका नाम आपको देखना है, क्योंकि आपसे पूछता है कि कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश थे जो पहले थे लेकिन आज पूर्ण राज्य बन गए हैं। तो जो 6 यूनियन टेरिटरी थे वो कौन थे उसको देखते हैं। तो आपका पहला कौन सा था यूनियन टेरिटरी? आपका पहला था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जो कि आज जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वह क्या है, पूर्ण राज्य का दर्जा उसे दे दिया गया है। लेकिन जब हमारा 7वां संविधान संशोधन 1956 होता है तो उस समय पे क्या किया जाता है, आपके अरुणाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। उसी तरह हमारा जो सेकंड आ जाता है वह क्या आ जाता है, आपका हिमाचल प्रदेश आ जाता है। हिमाचल प्रदेश आ गया। हिमाचल प्रदेश के बाद हमारा जो थर्ड आता है वह क्या आ जाता है, आपका गोवा आ जाता है। गोवा के बाद हमारा जो 4th नंबर पर आ जाता है आपका मणिपुर आ जाता है। मणिपुर के बाद हमारा जो 5th नंबर पर आ जाता है वह क्या आ जाता है, आपका मिजोरम आ जाता है, मिजोरम। और जो 6 नंबर पे जो हमारा यूनियन टेरिटरी था वह क्या था, आपका त्रिपुरा था, पूरा था। तो ये 6 ऐसे हमारे उस समय पे यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे जो कि उस समय तो क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन आज जो आप प्रेजेंट में इनका स्टेटस अगर जाकर देखते हैं तो ये सारे क्या है, इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था, ठीक है। तो अब हमने तो थोड़ा सा इसके हिस्ट्री को जाना कि इसका हिस्ट्री क्या था, यानी केंद्र शासित प्रदेशों का हिस्ट्री क्या था। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जानेंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के कारण क्या थे, आखिर क्या ऐसे कारण होते हैं जिस कारण हम लोग क्या करते हैं कि अपने देश में कुछ केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। तो वर्तमान में तो आपको पता चल गया होगा ना कि हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। लेकिन जो पहले हमारे ये 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे अब क्या हो गए हैं, पूर्ण राज्य का इनको दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के कारण, यहाँ पे लिखिए केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के कारण, यानी आखिर क्या ऐसा रीजन होता है जिस कारण हम लोग क्या करते हैं कि अपने भारत में कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को बनाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से रीजन है जिस कारण हमें ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। तो जो आपका सबसे पहला जो रीजन आता है वह रीजन क्या आ जाता है कि प्रशासनिक एवं राजनीतिक सोच। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं फिर आपको बताएंगे। प्रशासनिक एवं राजनीतिक सोच, राजनीतिक सोच। प्रशासनिक और राजनीतिक सोच का मतलब क्या हो गया कि इसमें से हम लोग अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि कौन से 2 ऐसे हमारे केंद्र शासित प्रदेश है जिसको हम लोगों ने किस कारण गठित किया है, तो वहां के प्रशासनिक तथा राजनीतिक सोच के कारण। तो आपका कौन सा आ जाएगा, एक आपका आ जाएगा दिल्ली आ जाएगा, दिल्ली। एंड सेकंड हमारा कौन सा आ जाएगा, आपका चंडीगढ़ आ जाएगा। सेकंड हमारा कौन सा आ जाएगा, आपका चंडीगढ़ आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि पहला कारण क्या हो जाता है आपके केंद्र शासित प्रदेशों का गठन का, तो हमारा हो जाता है प्रशासनिक एवं राजनीतिक सोच, जिसमें हमने आपको क्या बताया, दिल्ली एवं चंडीगढ़ को बताया। तो जो आपके दिल्ली है, दिल्ली आपको पता है कि हमारे पूरे देश की क्या है, कैपिटल है यानी राजधानी है। और वहां पे बहुत से हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, जैसे आपका पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है और बहुत से ऐसे हमारे महत्वपूर्ण वहां पे हिस्टोरिकल प्लेसेस भी है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, दिल्ली को एक राज्य का दर्जा देने से अच्छा था कि दिल्ली किसके कंट्रोल में हो, डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में हो। फिर जो हमारा चंडीगढ़ है, आपको पता होगा कि जो हमारा चंडीगढ़ है उसको भी वहां पर भी कुछ आपकी राजनीतिक सोच के कारण उसको बनाया गया। क्यों, क्योंकि जो चंडीगढ़ है,
चंडीगढ़ को हमारे पंजाब वाले भी और हरियाणा, ये दोनों स्टेट क्या करते हैं, चंडीगढ़ को अपना कैपिटल क्लेम करते हैं। पंजाब बोलता है कि चंडीगढ़ हमारा राजधानी है और हरियाणा बोलता है कि चंडीगढ़ हमारा है। तो इसलिए सेंटर ने इसे क्या किया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, कि मतलब बना दिया है कि ना तो यह हरियाणा के कंट्रोल में होगा, ना यह पंजाब के कंट्रोल में होगा, यह किसके कंट्रोल में होगा, तो डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में होगा। इसलिए आपके चंडीगढ़ को क्या कर दिया गया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। और हमारा जो सेकंड रीजन आ जाता है वह क्या आ जाता है, आपका सांस्कृतिक भिन्नताएं। सांस्कृतिक 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 भिन्नताएं। सांस्कृतिक भिन्नताएं का मतलब क्या हो गया, तो कौन से ऐसे हमारे केंद्र शासित प्रदेश है जिनको सांस्कृतिक भिन्नताओं के आधार पर बनाया गया है। तो पहला हो जाता है आपका पुडुचेरी। पहला क्या हो जाता है हमारा, पुडुचेरी। एंड हमारा सेकंड क्या हो जाता है, दादर, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव। एंड दमन, नाम बहुत बड़ा हो जाता है, दमन दीव। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो हमारा दूसरा रीजन हो जाता है वह क्या हो जाता है, आपकी सांस्कृतिक भिन्नताएं। अगर हम लोग पुडुचेरी और दादर नागर हवेली की बात करें तो यहाँ के लोगों की जो संस्कृति है, कल्चर है, वह क्या है, बहुत हमारे भारत के कुछ लोगों से डिफरेंट है, यानी अलग है। तो यहाँ पर सरकार की यह जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ के लोगों की जो संस्कृति है उसे बचा कर रखे, उसे प्रोटेक्शन दे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है, ताकि यह डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में होगा। और जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंस आ जाता है वह क्या आ जाता है, आपका सामरिक महत्व, यानी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। सामरिक सामरिक महत्व में कौन कौन से हमारे आ जाएंगे, तो जैसे आपका अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये सारे क्या हो जाते हैं, हमारे स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के कारण इनको क्या किया गया है, आपका केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। क्योंकि जो आपका लक्षद्वीप है और जो आपका अंडमान निकोबार है, यह दोनों स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर स्थित है। तो यह क्या हो जाएगा आपका अंडमान एंड निकोबार, तथा और हमारा क्या आ जाता है, आपका लक्षद्वीप आ जाता है, लक्षद्वीप आ जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 2। और हमारा जो 4 जो कारण आ जाता है, जो रीजन आ जाता है, वह क्या हो जाता है, आपका जो चौथा कारण हो जाता है वह क्या हो जाता है, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए तथा अनुसूचित जाति के लिए, तथा यहाँ पे लिखिए लिए, तथा अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए विशेष बर्ताव, जाति के लिए विशेष बर्ताव, विशेष बर्ताव। ठीक है, जो हमारे पहले मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, तो किस आधार पर बनाए गए थे, क्योंकि वहां पर क्या थे, आपकी अनुसूचित जातियां थी, कुछ पिछड़े वर्ग के लोग थे जो कि समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग थे। इसलिए वहां पे उसको क्या कर दिया गया था, आपका यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। तो ये 4 ऐसे हमारे फैक्टर्स हो जाते हैं, रीजन्स हो जाते हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के। ठीक है, तो पहला हमने कारण क्या बताया, आपका प्रशासनिक एवं राजनीतिक सोच, जो कि हमारा दिल्ली और चंडीगढ़ इस आधार पर बनाया गया है। फिर हमारा सेकंड क्या आ जाता है, सांस्कृतिक भिन्नताएं। तो पुडुचेरी और दादर नागर हवेली सांस्कृतिक भिन्नताओं के आधार पर बनाया गया है। फिर हमारा सामरिक महत्व आ जाता है, यानी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। तो हमारे अंडमान निकोबार और जो हमारे लक्षद्वीप है, यह आपके इस आधार पर बनाए गए। फिर हमने क्या कहा, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए तथा अनुसूचित जाति के लिए विशेष बर्ताव। तो पहले जो हमारे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा बनाए गए थे, इस आधार पर बनाए गए थे। तो ये सारे आपको आधार पता चल गया यूनियन टेरिटरी के गठन के। तो थोड़ा सा जो चीजें हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, अब जो भी हमने आपको आर्टिकल्स यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बताया था, अब हम लोग
एक एक आर्टिकल्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि आपके आर्टिकल 239 में क्या कहा गया है, 239 ए में क्या कहा गया है, 240 में, 241 में सारी बातें क्या क्या कही गई है उसके बारे में अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए आर्टिकल, सबसे पहले तो आर्टिकल आपके 239 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है संघ क्षेत्रों का प्रशासन, यानी यहाँ पे लिखेंगे संघ क्षेत्रों का प्रशासन, यानी जो हमारे यूनियन टेरिटरी होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनका प्रशासन कैसे किया जाता है वो सारी बातें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, किस आर्टिकल में पढ़ेंगे। तो वह आपका जो आर्टिकल आ जाता है वह कौन सा आ जाता है, हमारा आर्टिकल 239। आर्टिकल 239 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हमारे संघ क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होता है। तो यहाँ पर हम अगर संघ क्षेत्रों के प्रशासन की बात करें तो अब उसके बारे में कैसे हम आपको यहाँ पे लिखवाएं, चलो इसको ऐसे छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, संघ क्षेत्रों की प्रशासन की बात करते हैं तो आपके संघ क्षेत्रों का प्रशासन हमारे राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है। यहाँ पे लिखिए संघ क्षेत्रों का प्रशासन, संघ क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित किया जाता है, द्वारा संचालित किया जाता है। लेकिन आपके जो राष्ट्रपति होते हैं वह क्या करते हैं, डायरेक्ट इससे क्या करते हैं, संचालित नहीं करते, वह किसके माध्यम से करते हैं, तो वह प्रशासक के माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा प्रशासक के माध्यम से, किसके द्वारा, प्रशासक के माध्यम से, ठीक है। अब इस प्रशासक को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे आपके दिल्ली में किस नाम से जाना जाता है इसे, और आपके चंडीगढ़ में किस नाम से जाना जाता है, तो वही हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो आपका प्रशासक होता है इसे दो नामों से जाना जाता है, यहाँ पे लिख लीजिए। इस प्रशासक को आपके एक उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है, उप राज्यपाल के नाम से जाना जाता है। यानी कहीं कहीं पर केंद्र शासित प्रदेशों में हम लोग प्रशासक को किस नाम से जानते हैं, तो उपराज्यपाल के नाम से जानते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रशासक ही कह देते हैं, प्रशासक। तो आपके उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर किस केंद्र शासित प्रदेश में इसको किस नाम, मतलब किस केंद्र शासित प्रदेशों में जाना जाता है, उनके हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार नाम को लिख लेते हैं। तो आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले तो हमारा दिल्ली आता है। दिल्ली में आपने किसका नाम सुना होगा कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये बात कहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने राष्ट्रपति से ये मांग की, तो ये सारी बातें आपने सुनी होगी, ठीक है। तो हमारा दिल्ली हो गया। फिर हमारा एक लद्दाख आ जाता है, आपका लद्दाख आ जाता है। लद्दाख के बाद हमारा अंडमान निकोबार आ जाता है, अंडमान एंड निकोबार आ जाता है। अंडमान एंड निकोबार के बाद हमारा क्या क्या आ जाता है, आपका जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है। जम्मू एंड कश्मीर के बाद हमारा जो आता है अगला स्टेट, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश, वह कौन सा आ जाता है, तो आपका दादर नागर हवेली आ जाता है। यहाँ पे लिख लीजिए दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव, ठीक है, दमन दीव। तो आपका पहला कौन सा हो गया, दिल्ली हो गया, दूसरा हमारा लद्दाख हो गया, तीसरा हमारा अंडमान निकोबार हो गया, चौथा जम्मू कश्मीर हो गया, पांचवा दादर नागर हवेली और हमारा दमन दीव हो गया। इन सारे केंद्र शासित प्रदेशों में जो वहां का प्रशासक होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आपके उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो हमारे चंडीगढ़ हो गए, क्या हो गया आपका, एक हमारा चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ हो गया। चंडीगढ़ के बाद हमारा आ जाता है पुडुचेरी, पुडुचेरी आ जाता है। पुडुचेरी के बाद हमारा कौन सा आ जाता है, आपका
पुडुचेरी के बाद जो हमारा आता है वह कौन सा आ जाता है, आपका लक्षद्वीप आ जाता है, लक्षद्वीप। तो 3 ऐसे हमारे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर प्रशासक को प्रशासक के नाम से ही जाना जाता है, और हमारे 5 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हो गए जहां पर प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये बातें आपको पता चल गया। आर्टिकल 239 में क्या पढ़ना है, तो संघ क्षेत्रों का प्रशासन यानी केंद्र शासित प्रदेशों का हमारा प्रशासन कैसे होता है। तो हमने कहा कि संघ क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, किसके माध्यम से, तो प्रशासक के माध्यम से। फिर हमने कहा कि इस प्रशासक को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हमने कहा कि ऐसे कौन से हमारे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर इस प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है और कहीं पर इसे प्रशासक ही बोल दिया जाता है। तो हमने कहा कि आपके दिल्ली हो गया, लद्दाख हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, दादर नागर हवेली हो गया। यहाँ पर हम लोग प्रशासक को लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल कहते हैं। लेकिन जो आपका चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, आपका लक्षद्वीप है, यहाँ पर हम लोग प्रशासक को प्रशासक के नाम से ही जानते हैं। तो ये सारा तो हमने बात कर लिया। अब आपका आता है केंद्र शासित जो हमारे प्रदेश हैं, इसके भी क्या होते होंगे, 3 सूचियां होती होगी, जैसे केंद्र सूची हो गया, राज्य सूची हो गया, तो और हमारा समवर्ती सूची हो गया। तो इन तीनों सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, तो संसद के पास है। तो संसद यहाँ पे लिख लीजिए, अगर यहाँ पे जगह मिलता है तो यहीं पर लिख दे, नहीं यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए कि हमारी जो संसद होती है, यहाँ पे लिख लीजिए संसद, संसद केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों के तीनों सूचियों पर कानून बना सकती है, तीनों सूचियों पर कानून बना सकती है, बना सकती है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि अब जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए, उनके तीनों सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो हमारे संसद के पास है। तो हमने क्या कहा कि जो हमारी पार्लियामेंट है वह हमारे केंद्र शासित प्रदेशों के तीनों सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों सूचियों पर कानून बना सकती है। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर हमें एक पॉइंट समझना होगा, ये क्या बात है कि हमारे भारत में कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी अपनी क्या है, विधानसभा है। जैसे आपका दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, और क्या हो जाता है आपका जम्मू कश्मीर हो जाता है। तो जब इनकी अपनी विधानसभा है तो ये तो अपना राज्य सूची विषय पर खुद कानून बनाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिस हमारे केंद्र शासित प्रदेशों के अपने विधानसभा है, तो क्या वह अपने राज्य सूची विषय पर कानून बनाएगी या संसद उसके लिए कानून बनाएगी। तो यहाँ पे आ जाता है कि जो हमारी संसद है, जिनके पास अपनी विधानसभा है, उनके भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है विशेष परिस्थितियों में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे अब हमारा अगला पॉइंट क्या आता है कि बट, ये बट कैसे हो गया, बट हमारे कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे लिखिए बट कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी अपनी क्या है, विधानसभा है, जिनकी अपनी विधानमंडल है या विधानसभा कह लीजिए, अपनी विधानमंडल है, ठीक है, विधानमंडल है। जैसे आपका कौन कौन सा हो जाएगा, तो हमारा पहला हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, जैसे हमारा एग्जाम्पल हमारा दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। फिर हमारा पुडुचेरी आ जाएगा, पुडुचेरी आ जाएगा, पुडुचेरी आ जाएगा। फिर हमारा कौन सा आ जाता है, तो आपका जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है, जम्मू एंड कश्मीर आ
जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारे दिल्ली विधानसभा की स्थापना कब हुई थी, तो आपके दिल्ली विधानसभा की जो स्थापना थी वह आपके कब हुई थी, तो 1992 में हुई थी। और आपके पुडुचेरी विधानसभा की स्थापना कब हुई थी, तो आपके 1963 में हुआ था। आपके जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा की स्थापना कब हुई थी, तो हमारे 2019 में हुआ था। अब हमें देखना है कि आपके दिल्ली में क्या है, दिल्ली विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो 70 मेंबर हैं। यहाँ पर 70 मेंबर हैं। और आपके आपके बोल सकते कि पुडुचेरी की विधानसभा में कितने मेंबर हैं, तो 30 मेंबर हैं। यहाँ पर 30 मेंबर हैं। और आपके जम्मू कश्मीर विधानसभा के कितने सदस्य हैं, तो वह कितने हो जाते हैं, आपके 83 यानी 83 मेंबर यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये तो बात हमने कहा कि हमारे कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी अपनी क्या है, विधानमंडल है यानी विधानसभा है। तो ये तो राज्य सूची के विषय पर अपना कानून बनाएंगे। लेकिन अब सवाल क्या आता है कि जिनके पास अपनी विधानमंडल है, विधानसभा है, क्या संसद उनके भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो आपका आंसर आना चाहिए हाँ। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे संसद उन केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकते हैं जिसके पास अपनी विधानसभा है। तो संसद उन केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य सूची विषय पर विषयों पर कानून बना सकती है जिसकी अपनी क्या है, विधानमंडल है, जिसकी अपनी विधानमंडल है या विधानसभा है, जिसकी अपनी विधानसभा है। ठीक है, जिसकी अपनी क्या है, विधानसभा है। तो हमने आपको ये बात बता दिया, ये क्या हो गया, हमने जो बातें थी बता दिया आपको, जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी। तो क्या हमने बताया, सबसे पहले यहाँ पे इसको रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आपको क्या कहा कि हमें आर्टिकल 239 में क्या पढ़ना है, संघ क्षेत्रों का प्रशासन। तो हमने कहा कि आपके संघ क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन किसके द्वारा, हमारे प्रशासक के माध्यम के द्वारा। फिर हमने कहा कि इस प्रशासक को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में इसे उपराज्यपाल कहा जाता है, तो कहीं पर इसे प्रशासक ही नाम दे दिया जाता है। तो हमने ये बात कहा। फिर हमने अगली बात क्या बताई कि जो हमारी संसद है वह आपके केंद्र शासित प्रदेशों के तीनों सूचियों पर कानून बना सकती है, यानी संघ सूची, राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची। फिर हमने कहा कि परंतु हमारे कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी अपनी क्या है, विधानमंडल है, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। तो हमने कहा कि क्या इनके भी राज्य सूची के विषय पर हमारी संसद कानून बना सकती है, तो आपका आंसर आना चाहिए हाँ। संसद उन केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य सूचियों के विषयों पर भी कानून बना सकती है जिसकी अपनी विधानसभा है। तो इस तरह हमारा आर्टिकल 239 समाप्त होता है। अब हम लोग किस आर्टिकल पर आ जाते हैं, तो आपके आर्टिकल 239 ए में आ जाता है। आपके आर्टिकल 239 ए 239 ए क्या कहता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए, जो आपका आर्टिकल 239 ए है, यह क्या कहता है कि संघ क्षेत्रों में विधायिका तथा मंत्री परिषद के सृजन का अधिकार, यानी जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर विधानसभा की स्थापना, मतलब स्थापना नहीं, सृजन का क्या है, अधिकार है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, संघ क्षेत्रों के लिए संघ क्षेत्रों के लिए विधायिका तथा मंत्री मंडल का सृजन
मंत्रिमंडल का सृजन। ये हमारा हो गया आर्टिकल 239 ए। आर्टिकल 239 ए में क्या बताया गया है कि हमारे संघ क्षेत्रों के लिए विधायिका तथा मंत्रिमंडल का सृजन। तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 ऐसे हमारे केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी क्या है अपनी विधानसभा है। यहाँ पर लिख लीजिए नोट में 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है जिसकी अपनी क्या है, जिसकी अपनी विधानसभा है, अपनी विधानसभा है। ठीक है, वो कौन कौन सी हो जाती है हमारी 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी। तो आपकी पहली कौन सी हो जाती है, मान लीजिए यहाँ पे आपका हो जाएगा एग्जाम्पल दिल्ली आ जाएगा, दिल्ली। फिर हमारा पुडुचेरी आ जाएगा, पुडुचेरी आ जाएगा। फिर हमारा क्या आ जाएगा आपका जम्मू कश्मीर आ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 3 ऐसे हमारे केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी क्या है अपनी विधानसभा है। वह आर्टिकल किस में लिखा गया है कि आपके संघ क्षेत्रों की अपनी विधानसभा भी हो सकती है, तो वह आपके आर्टिकल 239 ए में लिखा गया है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने 239 ए यानी आर्टिकल 239 ए 239 ए। अब इसमें क्या बोला गया है, अब उससे हम लोग क्या करते हैं बहुत प्यार से और अच्छे से क्या करते हैं समझते हैं। तो आपके आर्टिकल 239 ए में क्या कहा गया है, दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान की गई है। यानी जो हमारा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है वह चूंकि हमारे देश की एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी राजधानी है, इसलिए उसके लिए एक अलग से आर्टिकल बना दिया गया है, आर्टिकल 239 ए, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान। यहाँ पे लिख लीजिए इसमें क्या कहा गया है, दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान। अब दिल्ली के लिए क्या क्या विशेष प्रावधान किया गया है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा समझेंगे, और विशेष प्रावधान से संबंधित जो हमारे विधेयक आए थे, जो आपका संशोधन हुआ था, उसे भी हम लोग क्या करेंगे समझते हुए चलेंगे। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। आर्टिकल 239 ए क्या बोल रहा है, दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान। तो अब हम लोग थोड़ा सा दिल्ली के विशेष प्रावधान को समझते हैं। तो देखिए होता क्या है, आपका होता है 1991 में आपका 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया जाता है, 69वां संशोधन द्वारा दिल्ली को विशेष हैसियत प्रदान कर दिया जाता है। अब विशेष हैसियत का मतलब क्या हो गया, अभी आपको समझ में आएगा। उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए, यानी 1991 में 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को विशेष हैसियत प्रदान किया गया, हैसियत प्रदान किया गया। ठीक है, हमने क्या कहा कि आपका 1991 में 69वां संविधान संशोधन द्वारा हमारे दिल्ली को विशेष हैसियत प्रदान कर दिया जाता है और उसको एनसीआर घोषित कर दिया जाता है, यानी नेशनल कैपिटल रीजन। तो ये बात हमने बता दिया। अब होता क्या है कि आपके 1991 में 69वां संविधान संशोधन के क्या क्या प्रोविजन थे उसको हम लोग क्या करते हैं एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या किया गया, इसके तहत यहाँ पे लिखिए, इसके तहत दिल्ली विधानसभा की स्थापना किया गया। इसके तहत
दिल्ली विधानसभा की दिल्ली विधानसभा की विधानसभा की स्थापना किया गया स्थापना किया गया। ठीक है, हमने क्या कहा कि आपके 1991 में 69वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया जाता है, आपके दिल्ली में विधानसभा की स्थापना कर दी जाती है और आपके दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी कर दी जाती है, तो 70 तथा सदस्यों की संख्या तथा सदस्यों की संख्या तथा सदस्यों की संख्या 70 कर दी जाती है। ठीक है, यानी दिल्ली विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी जाती है, तो आपकी 70 कर दी जाती है। यहाँ पे इसको ऐसे कर लीजिए। अब आता है कि जो हमारे दिल्ली विधानसभा के जो भी हमारे सदस्य होंगे, क्या वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे कि प्रत्यक्ष रूप से? तो आपके दिल्ली विधानसभा के जो भी सदस्य होंगे, उसका जो चुनाव होगा वह जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, दिल्ली विधानसभा के सदस्यों का चुनाव दिल्ली विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। ठीक है, से करती है। तो ये बात अब हमने देख लिया। अब हमारा सवाल आता है कि जो हमारी दिल्ली विधानसभा है वह कौन कौन से विषयों पर कानून बना सकती है। तो जो हमारी दिल्ली विधानसभा है वह आपके राज्य सूची तथा समवर्ती सूची दोनों विषयों पर कानून बना सकती है। यहाँ पे लिख लीजिए, दिल्ली विधानसभा राज्य सूची एवं समवर्ती सूची दोनों विषयों पर कानून बना सकती है। दोनों विषयों पर क्या कर सकती है? दोनों विषयों पर कानून बना सकती है। केवल 3 विषय केवल 3 सब्जेक्ट्स को छोड़कर। 3 सब्जेक्ट्स कौन से हो जाते हैं? जैसे आपका पुलिस व्यवस्था हो गया और आपकी प्रशासन व्यवस्था हो गई और आपका भूमि हो गया। इन तीनों विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो वह संसद के पास है। वह हमारे दिल्ली के विधानसभा के पास नहीं दिया गया है। लेकिन केवल 3 ऐसे विषय हैं, यहाँ पे लिख लीजिए नोट में केवल 3 ऐसे विषय हैं जिस पर दिल्ली विधानसभा कानून नहीं बना सकती। जिस पर दिल्ली विधानसभा क्या कर सकती है? कानून नहीं बना सकती। दिल्ली विधानसभा कानून नहीं बना सकती है। नहीं बना सकती है। वो विषय हमारा कौन सा हो जाता है? तो एक तो आपका हो जाता है न्याय व्यवस्था, यानी एक हमारा हो जाता है, एक हमारा कौन सा हो जाता है? 1 मिनट, लोक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था। देखो हमारा कौन सा विषय हो गया? तो जो पहला हमारा विषय हो जाता है वह कौन सा हो जाता है? आपका लोक व्यवस्था हो जाता है। लोक, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख रहे हैं, लोक व्यवस्था हो गया। और जो हमारी दूसरी विषय हो जाती है वह कौन सी हो जाती है? वह हो जाती है हमारी पुलिस व्यवस्था। और जो हमारा तीसरा हो गया विषय वह कौन सा हो जाता है?
भूमि यानी जो हमारी दिल्ली में जो भी हमारी जमीन है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो हमारे संसद के पास है, न कि हमारे दिल्ली विधानसभा के पास। तो इस पर कानून कौन बनाएगी? तो यहाँ पे लिख लीजिए पार्लियामेंट कानून बनाएगी, पार्लियामेंट कानून बनाएगी। ठीक है, तो इतना बात हमने आपको बता दिया आपके दिल्ली के लिए जो विशेष प्रावधान था उसके बारे में। अब आपको बता दें कि हमारे दिल्ली में क्या है? सीएम है। तो हमारे जो दिल्ली के सीएम होते हैं, दिल्ली के सीएम को नियुक्त कौन करता है? तो हमारे दिल्ली के सीएम को राष्ट्रपति क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए एक और नोट, दिल्ली के सीएम को, दिल्ली के सीएम को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। दिल्ली के सीएम को कौन नियुक्त करते हैं? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और आपकी दिल्ली के जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल में भी कुछ सदस्य होंगे, तो मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन हमारे दिल्ली के सीएम के सलाह पर। तो यहाँ पे लिख लीजिए एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति सीएम की सलाह पर करते हैं, राष्ट्रपति सीएम की सलाह पर करते हैं, सलाह पर करते हैं। ठीक है, इतना बात आपको पता चल गया। जो भी दिल्ली के लिए जो विशेष प्रावधान था वो बातें हमने बता दिया। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं? रिवीजन कर लेते हैं जो दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान बनाया गया है। देखिए, तो जो आपका दिल्ली के लिए, जो आपके दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान बनाया गया है उसका एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा कि आर्टिकल 239 ए में क्या बताया गया है? आपके दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अब जब दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किया गया है तो उसमें क्या क्या बातें बताई गई है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो होता क्या है कि 1991 में 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को विशेष हैसियत प्रदान कर दिया जाता है और उसको एनसीआर घोषित कर दिया जाता है, यानी नेशनल कैपिटल रीजन। फिर हमने कहा कि इसके तहत दिल्ली विधानसभा की स्थापना किया गया और तथा सदस्यों की संख्या 70 कर दी जाती है। और जो भी हमारे 70 सदस्य थे वह उनका निर्वाचन कैसे होता है? तो जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। फिर हमने कहा कि जो हमारी दिल्ली विधानसभा है वह आपके राज्य सूची तथा समवर्ती सूची दोनों विषयों पर कानून बना सकती है। लेकिन हमने कुछ आपको एक्सेप्शन भी बता दिया। लेकिन हमारे केवल 3 ऐसे विषय हैं जिस पर जो हमारी दिल्ली विधानसभा है वह आपकी कानून नहीं बना सकती है। पहला कौन हो गया? लोक व्यवस्था हो गया, दूसरा हमारी पुलिस व्यवस्था हो गई, तीसरा हमारी भूमि हो गई। इन पर कानून कौन बनाएगा? तो हमारी देश की संसद बनाएगी। फिर हमने कहा कि दिल्ली के सीएम को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वह दिल्ली के सीएम के सलाह पर करते हैं। तो इस तरह आपका क्या हो जाता है? आर्टिकल 200 कहाँ गया भाई? आपका जो आर्टिकल 239 ए था वह भी क्या होता है? समाप्त होता है। अब हमारा आ जाता है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 239। देखिए, आर्टिकल 239 में क्या पढ़ा हमने? संघ क्षेत्रों का प्रशासन। फिर हमने आर्टिकल 239 ए में क्या पढ़ा? संघ क्षेत्रों के लिए आपके विधायिका तथा मंत्री परिषद का सृजन। फिर हमने आर्टिकल 239 ए में क्या पढ़ा? दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान। अब हमें आर्टिकल 239 ए बी को देखना है। तो होता है क्या है कि जैसे हमारे राज्य में क्या होती है, आपकी संवैधानिक तंत्र वहां पे फेल हो जाता है तो वहां पर आपको स्टेट इमरजेंसी लगाया जाता है। तो वैसे ही हमारे क्या होंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों में भी क्या होता है कि जब हमारी संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाती है तो वहां पर भी उसके लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 239 ए बी में क्या कहा गया है कि संघ क्षेत्रों में
संवैधानिक 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 तंत्र के विफलता की स्थिति में प्रावधान, विफलता की स्थिति में प्रावधान, ठीक है, विफलता की स्थिति में प्रावधान, यानी जैसे हमारे राज्यों में क्या होती है, आपकी संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाती है तो वहां पर स्टेट इमरजेंसी लगा दिया जाता है। तो उसी तरह क्या हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में भी कभी कभी संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाती है, तो वहां पर भी क्या किया गया है, उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया है। फिर आपके आर्टिकल 239 बी में क्या कहा गया है कि जब हमारी विधायिका अनुपस्थित रहती है तो वहां पर जो प्रशासक है वह क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो विधायिका की अनुपस्थिति में, यहाँ पर लिख लीजिए, विधायिका की अनुपस्थिति में, विधायिका की अनुपस्थिति में प्रशासक को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, प्रशासक को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। ये बात आपको पता चल गया कि जब क्या होती है कि किसी किसी केंद्र शासित प्रदेश में अगर विधायिका अनुपस्थित हो जाती है तो क्या होगा, वहां के जो प्रशासक है वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अगर कोई संसद का सत्र नहीं चलता है लेकिन हमारे देश में कुछ तत्कालीन कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। फिर हमारा आर्टिकल 240 क्या कहता है, संघ क्षेत्रों में राष्ट्रपति को कानून बनाने का अधिकार, संघ क्षेत्रों में राष्ट्रपति को विनिमयन, आपकी किताब में कानून नहीं लिखा गया, विनिमयन का अधिकार, ठीक है, कानून बनाने का अधिकार आप बोल सकते हैं। अब आर्टिकल आपके 241 में क्या कहा गया है उसे अब हम लोग अलग से लिखते हैं, क्योंकि जो आपका आर्टिकल 241 है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 241 क्या कहता है, देखिए जो हमारा आर्टिकल 241 है, आर्टिकल 241, तो यह क्या कहता है, आपके संघ क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघ क्षेत्रों के लिए, ये तो बहुत पतला हो गया, हमने क्या कहा कि आर्टिकल आपका 241 क्या कहता है, तो संघ क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, जैसे सभी राज्यों की अपनी क्या है, हाई कोर्ट है, तो क्या हमारे केंद्र शासित प्रदेशों का भी अपना हाई कोर्ट हो सकता है, वही आपके बात 241 में बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है, देखिए अब इसमें बोला गया है कि जो हमारी संसद है वह क्या कर सकती है, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में क्या कर सकती है, हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है, या क्या कर सकती है, उसे राज्य के निकटवर्ती उच्च न्यायालय के अंतर्गत कर सकती है। यानी मान लीजिए हमारा अगर अंडमान निकोबार है तो उसे किसके अंतर्गत कर सकती है, तो आपके कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत कर सकती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, संसद केंद्र शासित प्रदेशों में हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है, या उसे निकटवर्ती राज्य के उच्च न्यायालय
के अंतर्गत कर सकती है, अंतर्गत कर सकती है। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो हमारी संसद है वह आपके केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है, या क्या कर सकती है कि उसे निकटवर्ती राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत कर सकती है। जैसे आपका हमने क्या बताया, अंडमान निकोबार हो गया, वह कहाँ जा सकता है, तो वह आपके कोलकाता हाई कोर्ट में जा सकता है। जैसे आपका लेकिन हमारा एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी क्या है, अपनी हाई कोर्ट है, वह कौन सा हो जाएगा, हमारी दिल्ली हो जाएगी। यानी मात्र दिल्ली दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है या यूनियन टेरिटरी है जिसकी अपनी क्या है, हाई कोर्ट है, जिसकी अपनी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। आर्टिकल 241 क्या कहता है, संघ क्षेत्रों के लिए प्रशासन। तो अब हमने जो शुरू से बात हमने पढ़ा उसका एक बार मैं क्या कर रही हूँ, रिवीजन करा रही हूँ। सबसे पहले तो हमने क्या कहा कि आपके यूनियन टेरिटरी होते क्या है, तो हमने कहा यह ऐसे डिफिकल्ट एरिया होते हैं जो सीधे सेंटर के कंट्रोल में होते हैं, यानी जो डायरेक्ट सेंट्रल के कंट्रोल में होते हैं। फिर हमने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के हमने थोड़ा सा इतिहास को देखा, तो वो सारी बातें हमने आपको बता दिया। फिर हमारे कुछ जो हमारी बातें थी, हमने केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के कारण को बताया, फिर सारा बात हमने बताया। फिर हमने बताया कि आपका आर्टिकल्स 239 क्या कहता है, तो संघ क्षेत्रों का प्रशासन कहता है। फिर ऐसे कर करके हमने क्या किया, आपके सारे आर्टिकल्स को हमने क्या कर दिया, आपका कवर कर दिया। तो इस तरह क्या होता है, जो आपका पार्ट 8 था, आर्टिकल 239 से लेके आर्टिकल 242, वह आपका कंप्लीट हो जाता है। और इसमें जो भी बातें हमने बताया है उसको याद रखना है और अच्छे से इसका रिविजन करता है, मतलब करते रहना है। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।